नमस्कार, सूर्या विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी खिलाड़ियों की, खिलाड़ियों के खेल की। खेल जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है और जो खेल खिलाड़ी खेलते दिख रहे हैं। WFI के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई में अब पहलवान खुद आपस में कुश्ती करते नजर आते हैं। कभी योगेश्वर दत्त और विनेश फोगाट के बीच ट्रायल में छूट को लेकर जुबानी जंग दिखाई देती है, तो कभी साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच ट्विटर वॉर छिड़ा दिखता है। फिलहाल साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है, लेकिन इस पूरे मामले में सवाल ये कि सियासत जो खेल को लेकर हो रही है और जो सियासतदान खेल के मैदान में कूद चुके हैं, वो खेल के मैदान से दूर होने के बाद सियासत का हिस्सा बनते दिखते हैं। जून के दूसरे हफ्ते में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बालिग यौन शोषण केस में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बृजभूषण के खिलाफ कई नई धाराएं भी जोड़ी गई। कौन सच्चा है कौन झूठा है, यह तो जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह पहलवान आपस में भिड़ गए, उसने कहीं ना कहीं कुश्ती को पूरे तरीके से धूमिल किया, कुश्ती की साख को भी ठेस पहुंचाई। पहले ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इन दिनों बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त जैसे पहलवान सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं। हर कोई एक दूसरे को झूठा ठहरा रहा है। हर घंटे कोई ना कोई ट्वीट आ रहा है। सबके अपने अपने खेमे हैं। एक ट्वीट करता है तो उसका खेमा उस पोस्ट के प्रचार प्रसार में लग जाता है। दूसरे पक्ष की भी यही कहानी है। रेसलिंग मैट पर जो पहलवान विरोधी पहलवानों के खिलाफ दांव पेच लगाते थे, वो अब अपने ही साथी पहलवानों पर हमला बोल रहे हैं। पुराने वीडियो, पुराने फोटो पोस्ट किए जा रहे हैं। मामला बहुत पेचीदा है। पुलिस, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया है। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला तो कोर्ट को करना है, लेकिन एक फैसला हो चुका है। इस पूरे मामले ने इस खेल की साख को नुकसान जरूर पहुंचाया है। लड़ाई गंभीर है। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह की लड़ाई पहलवानों में छिड़ी है, वो तकलीफ देती है। पहलवान चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, उन्हें खेल प्रेमियों ने हमेशा ढेर सारा सम्मान और प्यार ही दिया है। पहलवान योगेश्वर दत्त ने धरना देने वाले 3 पहलवानों को एशियन गेम्स के ट्रायल्स में छूट देने को लेकर सवाल उठाए थे। योगेश्वर दत्त के बयान पर पलटवार विनेश फोगाट ने योगेश्वर पर बृजभूषण के तलवे चाटने का आरोप तक लगा दिया था कि IOA ने जो अभी एडहॉक कमेटी बनाई थी, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो भी ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर के 6 पहलवान, इनको ट्रायल में छूट दी गई है। इनकी बस फाइनल ट्रायल होगी। जो पहलवान अपने वेट कैटेगरी, जो इनके वेट कैटेगरी में विजेता होगा, उनके साथ बस ये फाइनल ट्रायल होगी। मेरे को नहीं पता कि IOA की एडहॉक कमेटी ने क्या मापदंड अपनाए हैं, क्या क्राइटेरिया बनाया है इनका ऐसी ट्रायल लेने का, डायरेक्ट फाइनल ट्रायल लेने का, और वो भी 6 उनके 6 पहलवानों का। अगर आपको ऐसे ही ट्रायल लेनी है तो रवि दहिया है, ओलंपिक का मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। दीपक पुनिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक में 4th प्लेस आई थी। अंशु मलिक है, वर्ल्ड की सिल्वर मेडलिस्ट है, ओलंपियन है। सोनम मलिक है, और भी बहुत से पहलवान हैं जो इस देश में नंबर 1 है। पर बस आपने इन 6 पहलवानों के लिए ट्रायल में छोड़ देना मेरी समझ से बात। उनकी फैमिली को आप आके बोलते थे, क्या प्रूफ दूं? मेरे पास खुद स्क्रीनशॉट है। आपके भाई ने फोन किया एक लड़की के हस्बैंड को कि आपकी वाइफ ऐसे ऐसे कमेटी में आज बयान देने गई हुई है, जबकि जब कमेटी में जब आप अंदर थे तो एक कॉन्फिडेंस लेटर साइन किया हुआ था कि कोई भी कमेटी की बात बाहर नहीं बताएगा, जो भी बताएगा उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। और रही एक्शन की बात,
मैंने खुद अपने मेल से पर्सनली, बजरंग ने, साक्षी ने अपने मेल से पर्सनली मेल किया था पूरी कमेटी को। सोशल मीडिया पे हमने डाला था कि योगेश्वर दत्त जी ने बयान लीक किए हैं, योगेश्वर जी लड़कियों के बयान बाहर आउट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। खेल मंत्री जी ने बचाया है, किसने बचाया है, उन्होंने आपके खिलाफ में एक्शन नहीं लिया। हम देश को दिखाना चाहते थे कि कितना हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। इससे पहले पहलवान साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच ट्विटर वॉर भी देखने को मिला था। साक्षी ने वीडियो जारी कर कहा था कि धरने के लिए परमिशन बबीता फोगाट और बीजेपी नेता तीर्थ राणा ने ली थी। वहीं बबीता ने साक्षी पर कांग्रेस का हिस्सा होने के आरोप लगाए। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे, और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90%, 90% जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो या कुश्ती से जुड़े हमारे कोचेस हों, उन सबको जो है ये पता था कि 10-12 साल से जो इस तरह की छेड़छाड़ जो महिलाओं के साथ जो है हो रही है, या उन किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था, जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचेज ने दिया है। सबसे पहले तो मैं, मेरी दोस्त साक्षी मलिक ने जो बेबुनियाद आरोप मुझ पे लगाए हैं, तो मैं कहना चाहूँगी, एक कहावत है कि आंखों देखा और कानों सुने पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये कहावत जो है साक्षी बहन की बातों पे चरितार्थ होता है। और आपने देखा होगा कि जो परमिशन लेटर साक्षी बहन दिखा रही है उसके ऊपर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर नहीं है और कहीं भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। काबिले गौर है कि बजरंग, विनेश और साक्षी कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। पहलवान 5 महीनों से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बृजभूषण के खिलाफ बालिग पहलवानों के यौन शोषण मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है, जिसमें कई नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन सी धाराएं हैं और इन धाराओं का आसान शब्द में मतलब क्या है। धारा 354, किसी के साथ छेड़छाड़ करना गैर जमानती धारा है। 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। धारा 354A, किसी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना। धारा 354A जमानती धारा है। इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। धारा 354D, गलत इरादे से बार बार पीछा करना। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल का कारावास, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष कारावास और जुर्माना देना होगा। ये गैर जमानती धारा है। बहरहाल वक्त आने पर लोग जान सकेंगे कि पूरे घटनाक्रम में कौन दोषी है, लेकिन जो चीज अब शायद ही कभी लौटेगी वो है इस खेल की साख। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट। तो सूर्या विशेष में आज बात चर्चा इसी पर, खिलाड़ियों से खेल और खिलाड़ियों का खेल कैसे आगे बढ़ रहा है, या फिर कहें कि खेल के साथ खिलवाड़ होता दिखता है। हमारे साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट मौजूद है। सौरभ दुग्गल सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद पॉलिस्ट हमारे साथ, आप वकील हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। आर्या वीरेंद्र दलाल हमारे साथ जुड़े हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर्स के कोच हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ, और इन तमाम मेहमानों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है और आने वाला वक्त कैसा रह सकता है, खासतौर पर कुश्ती के लिए। सौरभ जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। अपने दर्शकों को बता दें कि सौरभ दुग्गल ओलंपिक्स कवर कर चुके हैं, और रेसलिंग, बॉक्सिंग, तमाम ऐसे खेल जिन्हें बहुत ज्यादा पहचान हिंदुस्तान में नहीं मिली, उसे पहचान दिलाने में इनकी एक अलग सक्रिय भूमिका रही है। तो सौरभ जी, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगा कि जो ये पूरा मामला हुआ, पहले तो आप क्या मानते हैं कि ये मामला हुआ क्यों, शुरू से लेकर अब तक ये पूरा मामला कहां खड़ा है? देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर में जो फेडरेशन है उसका एक बहुत अहम, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्लेयर जब रिप्रेजेंट करता है तो वो कंट्री को अगर रिप्रेजेंट करता है तो वो थ्रू फेडरेशन है जी। वो ये नहीं कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या साई वो उसकी पार्टिसिपेशन को फेलिसिटेट कर रही है जी।
तो उसकी पार्टिसिपेशन है जो वो फेडरेशन के थ्रू है, तो फेडरेशन का सबसे अहम रोल है। फेडरेशन जिस प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रही है वो ही प्लेयर खेल रहे हैं। वो खेल चाहे वो इंडिया को रहा है, अगर हम रेसलिंग की बात करें, बट वो जो उनकी पार्टिसिपेशन है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू है। और अगर वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स है तो वो अगर आईओए के थ्रू भी है, तो बट वो रूट WFI के थ्रू हो रही है। तो ऐसे टाइम पे जो प्लेयर्स हैं वो अगर फेडरेशन के अगेंस्ट कोई बात उठाते हैं तो वो उस टाइम उठाते हैं कि जब उनको लगता है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि फेडरेशन ही जो है जरिया है उनकी गेम को आगे बढ़ाने का, उस गेम को खेलने का। तो अगर खिलाड़ियों को ये लगता है कि अगर हम स्पोर्ट्स को करना है तो फेडरेशन के थ्रू है, अगर तो जब ये रेसलिंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो रेसलिंग में जब ये खिलाड़ियों ने फेडरेशन के अगेंस्ट आरोप लगाए तो उनके पास कोई और चारा बचा नहीं था, क्योंकि अदरवाइज अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कई बार कोई फेडरेशन की कोई अगर खिलाड़ी को कोई चीज नहीं भी ठीक लगती तो वो उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसके अपने करियर की एक चिंता रहती है। बिल्कुल। तो ये पूरे सिस्टम में, और अभी भी जैसे आगे रेसलर्स में भी एक डिवीजन हो गया है, अब आगे ट्रायल्स को लेके और उनकी कि कौन सी किसको रिलैक्सेशन मिल रही है, तो उसके ऊपर जो इश्यूज हुए हैं अगर हम उनको साइड में रख दें, बट इन ओवरऑल से जो गेम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, उससे पहले मैं आर्या वीरेंद्र दलाल का रुख कर रहा हूं। कोच हैं आप। आर्या वीरेंद्र जी, आपसे मैं स्थिति को समझना चाह रहा हूं कि जो प्लेयर्स है इस वक्त उनकी क्या मानसिकता है, वो किस तरीके से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार प्लेयर्स के बीच में रहते हैं। तो प्लेयर्स के बीच में इस पूरे के पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर जो जंतर मंतर पर हुआ, उसके बाद ट्विटर पर वॉर छिड़ता हुआ दिखा, लीगल बैटल दूसरी तरफ चल रही है, इन तमाम चीजों का जो आने वाले प्लेयर्स हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है, जो मौजूदा वक्त में आपके प्लेयर्स हैं उन पर इसका क्या असर पड़ता है और वो इसे कैसे देखते हैं, और आप अपने अनुभव के आईने में इन तमाम चीजों को कैसे आंक रहे हैं? भाई साहब, इन बातों का इन प्लेयरों पे बहुत ज्यादा, छोटे आने वाली पीढ़ी है उन पे भी बहुत गलत असर पड़ रहा है। और इन खिलाड़ियों को मैं तो ये कहता हूँ, अब भाई जो जिन खिलाड़ियों ने खेल को छोड़ दिया उन ज्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और इन खिलाड़ियों ने भी इन बातों पे ज्यादा ध्यान न देके, क्योंकि कोर्ट में केस चला गया है और इन्होंने इन बातों पे सोशल मीडिया वगैरह छोड़ के अपने ध्यान अपने गेम के ऊपर लगाना चाहिए। इन बातों के ऊपर ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपने गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि और जो आने वाले खिलाड़ी हैं उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है पर इन बच्चों ने बड़ा बहादुरी का काम किया है, सैल्यूट है इन बच्चों को, इतने जबरदस्त। हाँ जी, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बहादुरी का काम तो किया है, सैल्यूट भी आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि खेल पर ध्यान देना चाहिए। तो अब डिवीजन तो हो चुकी कि खेल पर ध्यान कम दिया जाएगा, क्योंकि लीगल बैटल पर भी उतरना है, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार भी होना है। बृजभूषण के साथ दो हाथ पहले ही कर लिए हैं। तो जो खिलाड़ी सीधे तौर पर सामने आ गए हैं, 3 से 4 नाम, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, हम लगातार देख रहे हैं, इन नामों की लगातार चर्चा हो रही है। तो ये तमाम खिलाड़ी तो फ्रंट फुट पर आकर खेलते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में मुश्किल है इन सबके लिए कि जो आप इन्हें सलाह दे रहे हैं कि अपने खेल पर फोकस करें। ये बिल्कुल मैं इनको पर्सनली भी बोलूंगा और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इतना बड़ा आंदोलन आज तक खेल में कभी वर्ल्ड में नहीं हुआ है, और ये दुनिया के मतलब ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो इस बात में नहीं उलझना चाहिए, वे जान के उलझाना चाहते हैं। इन खिलाड़ियों को जान पूछ कर इन बातों में उलझाना चाहते हैं ताकि ये उलझें और फंसें, क्योंकि इन सब बातों को जब कोर्ट में चली गई तो इन बातों का कोई महत्व रहा नहीं आपस में बात करने का। तो ये नहीं करना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। मैं तो ठीक है सर, लौटता हूं आपके पास। आपके माध्यम से विनोद पॉलिस्ट हमारे साथ हैं। कानूनी चीजों को समझने के लिए हम विनोद जी की तरफ रुख कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आप लगातार कार्यरत रहते हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये समझाएं कि पहले ये पूरा मामला शुरू होता है, उसके बाद चार्जशीट तैयार होती है, कुछ धाराएं लगाई जाती है, कुछ हट भी जाती है, पॉक्सो एक्ट हट जाता है, उसका कितना बड़ा किरदार यहाँ पर, और जो तमाम धाराएं अब लगी है वो कितनी प्रभावशाली आपको लगती है इस केस में? देखो जी, ऐसा है, जब भी कोई कंप्लेंट आती है, जब भी कोई भी कंप्लेंट जाता है पुलिस के पास जी, तो FIR लॉन्च होती है।
एफआईआर लॉन्च होने के बाद उसको देखा जाता है, उसको इन्वेस्टिगेशन पे आता है केस जी। इन्वेस्टिगेशन पे आता है। तो ये जो पोक्सो लगा था, ये पोक्सो अपने आप में बहुत ही संगीन आरोप है। इसमें सबसे पहले तो ये था कि ये देखना चाहिए कि किसके अगेंस्ट लगा था। ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। तो सबसे पहले ये था कि उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। सबसे पहले ये था कि उसको अरेस्ट करना चाहिए था। अरेस्ट नहीं किया, उसका नुकसान ये हुआ है कि उसने इन्फ्लुएंस दे के 164 के अंडर वो अपने आपके बयान दर्ज हो गए हैं, उसके बावजूद भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद वो अपने इन्फ्लुएंस पावर यूज करके दोबारा से बयान बदलवा रहा है और पोक्सो को हटवा रहा है। सबसे पहली बात तो ये थी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल शक के दायरे में है सबसे पहले, और ऊपर से जो अभी 354, 354A, 354B वो इतने संगीन आरोप नहीं है जी। ठीक है, उनमें मतलब कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, जो आदमी इतना पावरफुल है। सबसे पहले तो मोरोवर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई है, दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से किया है, लेकिन जो चार्जशीट में फैक्ट्स आए हैं, चार्जशीट में जो बातें आई हैं सामने, वो कहीं ना कहीं एक तरफा उन्होंने थोड़ा सा मतलब फायदा किया है ब्रजभूषण को, क्योंकि जो चीजें जो फैक्ट्स आए हैं, जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में चीजें हैं, वो सारी की सारी यूज नहीं हुई है चार्जशीट दाखिल करने में, और उसका फायदा ये हुआ है कि 164 के बयान भी दोबारा से करवा के 164 के बयान रेयर केसेस में दोबारा से होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। तो वो पहले तो उस लड़की ने संगीन आरोप लगाए, उसके बाद काफी टाइम मिल गया ब्रजभूषण को, 1-1.5 महीना मिल गया, वो अपना सारा मैनेज कर गया। उसके बाद दोबारा से 164 के बयान हुए और उनमें वो लड़की ने मतलब इनकार कर दिया और वो अपने बयान वापस ले लिए। तो इसका ये हुआ है कि वो उसके ऊपर पोक्सो हट गया। पोक्सो हटने के बाद तो ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाले अब धाराएं नहीं लगी हैं और वो आराम से उसको छूट मिल गई इन बातों। विनोद जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि क्योंकि हमने देखा कि केस दर्ज करवाने के लिए भी एक लंबी लड़ाई इन पहलवानों को लड़नी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाना पड़ा, वो थोड़ा समझाएं। एग्जैक्टली देखो, कोई भी मतलब इट्स ए मैटर ऑफ राइट, ये आपका हक बनता है कि आप पुलिस के पास जाएं, कोई भी आप कंप्लेंट लेके जाएं, तो कोई भी कंप्लेनेंट जाता है तो सबसे पहले तो एफआईआर होती है। और इतनी संगीन धाराएं हैं, नाबालिग के पोक्सो लगा हुआ है, आपके रेप चार्जेस लगे हुए हैं, आपके छेड़छाड़ के आरोप लगे हुए हैं, स्टोकिंग का आरोप लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई एफआईआर लॉन्च करो, तो अपने आप में ही यही एक शक के दायरे में आ जाता है कि कहीं ना कहीं पावर स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं सारा कुछ ब्रजभूषण को एक तरफा सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, सौरभ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। फेडरेशन का आपने किरदार समझाया कि फेडरेशन का किरदार कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक खिलाड़ी जब खिलाड़ी बनता है उसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहता है, और उस संघर्ष के बाद जब वो परफॉर्म करने की हालत में आता है, उस दौरान अगर वो इतने बड़े प्रदर्शन में इन्वॉल्व हो जाता है तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हमने लगातार देखा कि योगेश्वर दत्त की तरफ से बयान आता है, जब उन्हें ट्रायल से छूट मिल जाती है, जो फाइनली जीतेगा उसके साथ इन खिलाड़ियों का मुकाबला करवा दिया जाएगा। वो एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने ये फैसला लिया, योगेश्वर दत्त उसमें चुटकी लेते हुए दिखते हैं कि क्या ये विरोध प्रदर्शन आपने इसीलिए किया था। ये तमाम चीजें जरा समझाएं कि कैसे वर्क करती है ये सब कुछ, ये पूरा स्ट्रक्चर। देखिए राज, जो प्लेयर जब रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें जी, तो वो नेशनल फेडरेशन है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है। तो प्लेयर ने जो रिप्रेजेंट करना है वो WFI ने करना है, WFI ने ही टीम सेलेक्ट करनी है जी, वह उनके थ्रू ही कैंप लगेगा। कैंप कौन लगा रहा है उसमें साई जो है या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है उनका एक कंट्रीब्यूशन रहता है, बट टीम को जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्लेयर की WFI के थ्रू ही है कि क्या वो सिलेक्शन क्राइटेरिया बना रहे हैं, क्या वो टीम कर रहे हैं, किस प्लेयर को किस पॉलिसी के तहत एडवांटेज दे रहे हैं, या कोई सीनियरिटी का कोई बेनिफिट मिल रहा है, या उन्होंने कोई रैंकिंग सिस्टम किया है जी। और अगर आप ये पूरे इसकी एक बात देखें कि जनवरी से जो है लेकर आज जून आ चुकी है, ये 6 महीने में रेसलिंग के जो प्लेयर्स के स्टैंड की बात है, प्रोटेस्ट की बात है, सोशल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया की कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अपने आप में एक ओशियन है बिल्कुल कि कहीं से कोई बात आ सकती है, और उसमें प्लेयर्स की अब डिवीजन भी आ गई है। लेकिन अब इसमें जैसे अभी आर्य वीरेंद्र दलाल कोच साहब ने बोला कि इसमें गेम का बहुत जो है नुकसान है, और मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, क्योंकि जब एक आम आदमी को जिसको रेसलिंग का नहीं पता, या जो रेसलिंग में अपने बच्चे को लाना चाहता है, तो वो ये जब सारे सिस्टम को देखता है तो उसको लगता है कि अगर इतने बड़े प्लेयर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बच्चे ने तो अभी गेम शुरू करनी है, या मैं अभी जूनियर लेवल पे हूं, तो मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं इस गेम से दूर ही हट जाऊं।
तो वो एक जो है बहुत एक डिसएडवांटेज रहेगा गेम के लिए। और साथ में मैं जो हमारे पैनल में एडवोकेट जुड़े हैं विनोद जी, इनकी जो भी इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद जो है इंटरवीन किया और उसके बाद एफआईआर लॉन्च करी। अगर ये एफआईआर जब ये पहली बार जब रेसलर्स प्रोटेस्ट में आए थे जनवरी के टाइम में ही अगर ये एफआईआर कर दी जाती तो या तो ये अब भी एफआईआर ना करते, दिल्ली पुलिस बोल देते कि हमें कोई फाइंडिंग में कुछ नहीं मिला और एफआईआर नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जब अगर एफआईआर करी है तो जनवरी में एफआईआर क्यों नहीं की गई? तो क्या ये वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर था? और कई बार जो आपका जस्टिस है और जो सच सिर्फ सच होना नहीं, दिखना भी जरूरी है। यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो एफआईआर की गई और वो अगर जनवरी में नहीं हुई तो कहीं ना कहीं दिखाया कि जो एक पॉलिटिकल पावर है या जो सिस्टम के क्लोज है वो चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। तो जब लोगों के मन में वो एप्रीहेंशन बन जाती है कि सिस्टम को जो मैनिपुलेट किया जा रहा है तो वो आगे भी उस चीज को ही उस नजर से देखेगा। तो वो देखेगा कि भाई एफआईआर क्या जो चार्जशीट हुई है जो आगे केस चलेगा तो उसमें भी जो है ये चीजों को मैनिपुलेट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास वापस आऊंगा और मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि हम देख रहे हैं कि एक ही परिवार के दो लोग अलग अलग दिशा में इस वक्त दिखते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं बबीता फोगाट और साक्षी मलिक का कि ये दोनों आमने सामने दिखते हैं। साक्षी मलिक विनेश फोगाट के तो साथ है, लेकिन हम देखते हैं कि बबीता फोगाट साक्षी मलिक को सीधे तौर पर उन पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। ये तमाम चीजें क्यों हो रही है ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं रुक कर रहा हूं आर्या वीरेंद्र दलाल जी आपकी तरफ। पहले तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि आप किस किस को कोच करते रहे हैं, इस वक्त कर रहे हैं, और जो ये खिलाड़ी है जब आपकी उनसे पर्सनली बात होती है इस मसले पर तो ये खिलाड़ी कैसे इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जो बात सौरभ दुग्गल जी ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नई शुरुआत कर रहे हैं उस नई शुरुआत के तहत बहुत सी अलग अलग चीजें जो है वो नजर आती है। आर्य वीरेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज आई हो तो आपसे जानना ही चाह रहे हैं कि आप किन खिलाड़ियों को अभी कोच कर रहे हैं, कौन से खिलाड़ी आपके अभी खेल रहे हैं और किस तरीके के मानसिक तनाव से गुजरते हैं ऐसे दौर में खिलाड़ी, और आप उन्हें कैसे हम कहें कि पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं? मैं तो बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया का कोच रहा हूँ। लगभग 15 साल दीपक पूनिया को कोचिंग दी है और लगभग 5-6 साल बजरंग पूनिया का जो प्रथम कोच रहा हूँ। और मैंने इन बच्चों के भाव देखे हैं, मैंने हरिद्वार में भी देखे हैं। इन बच्चों के ऊपर का बहुत ही मतलब ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के बच्चे हैं, नहीं तो वहाँ तो ऐसी पोजीशन थी कि ये खुदकुशी करने के लिए भी तैयार थे बच्चे। और ये कह रहे हैं भाई ड्रामे नहीं थे, इनको तो पता भाग के पकड़ा है। तो इन बच्चों के ऊपर बड़ा हम लेकिन इनको बार बार इन बच्चों को भी कह रहे हैं अब भाई इन बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये इनका काम राजनीति करना है और उलझाना है। तो उलझना नहीं है आपने, ये कोर्ट ने करना है। जो भी निर्णय करना है आपने अपनी पैरवी करनी है सही जो जगह है उस पर। और यहाँ बयान देने से शायद अब तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे ये कुछ नहीं आता होगा इनका। हमने कहा बार बार भाई आप अपनी मेहनत पे अपने ध्यान, क्योंकि ये राजनीति नहीं करते, इन्होंने ना इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने अपना गेम करना है। तो अपने गेम के ऊपर फोकस करो, क्योंकि राजनीति वाले आदमी तो उलझाएंगे और किसी बार बार कोई बात करवा के और इस केस को भी खराब करने का प्रयास करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई आपके माध्यम से कि अपने खेल के ऊपर ध्यान दो और इन बातों पर ध्यान मत दो। अपने कोर्ट पे जब तारीख हो तो अपने कोर्ट में उन तारीख पर करना चाहिए, अपने खेल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इनका दुनिया के अंदर पूरा दबदबा बना हुआ है। ये कहते हैं ना भाई उतरे हुए खिलाड़ी नहीं, ये उतरे हुए खिलाड़ी नहीं है, अब तो इनकी धाक बनी है दुनिया के अंदर। अब भाई बजरंग भी कोई पहलवान है, विनेश भी कोई पहलवान है, साक्षी भी कोई पहलवान है। और आने वाली पीढ़ियों का हौसला बढ़ेगा जब ये बच्चे जीतेंगे। भाई इतनी ये भी लड़ रहे हैं, जब हम हतोत्साहित कर देंगे बच्चों को तो ये कैसे मेडल जीतेंगे। हमने इनको मोटिवेट करना चाहिए, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अब भाई किस खिलाड़ी ने कितनी पोजीशन में गुजर के और फिर भी मेडल दिए हैं, ये तो इसने भी पता है, योगेश्वर दत्त ने भी पता है। अब भाई इस पहलवान के भी पिता
रूप से बहुत इसको बताया भी नहीं गया था। अरे तो वीरेंद्र जी, मैं एक सवाल जहन में आता है। पहला तो ये कि जब ये प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि आप जिन प्लेयर्स के कोच रहे हैं वो प्लेयर अपने आप में बहुत बड़े हैं और इस प्रदर्शन का हिस्सा भी वो रहे, तो ये सवाल इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूं। सवाल ये कि क्या आप भी इस प्रदर्शन में उनकी हौसला अफजाई के लिए गए थे, वहां पर पहुंचे थे? और दूसरा सवाल ये कि जब इस तरीके का धरना प्रदर्शन होता है तो फिर किस तरीके का माहौल वहां पर रहता है और उस माहौल के बीच में खुद को सहेज कर कैसे रखना है? और तीसरा ये कि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कुछ प्लेयर्स पर कि वो कांग्रेस की बातों को आगे ला रहे हैं, यानी राजनीति पूरे तरीके से निकलकर सामने आ गई है और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये तस्वीर है या इससे अलग? ये गलत बात है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, ये बच्चे राजनीति नहीं कर रहे। सभी पार्टियों ने देखो शुरू में ये आए ये बात कर रहा, क्योंकि कोई भी पहले खिलाड़ी अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहता। भाई इस फेडरेशन को इसको मुक्त कर दो, यहाँ से कर दो, दूसरे किसी को भी बना दो। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। ये उठ के आगे, सरकार ने इनको आश्वासन दे दिया, ये वहां से उठ के आगे। फिर उस बात के ऊपर इन्होंने आखिर में जब इनकी बदनामी करने लगे, वापस इनके ऊपर लांछन लगने लगे, तो ये ऊपर इनका कितना मानसिक परेशान रहे ये हमें पता है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं और पैनलिस्ट की तरफ रुख कर रहा हूं। सौरभ जी, आपसे स्थिति को अगर हम समझें तो जब राजनीति कहीं ना कहीं आ जाती है, क्योंकि हमने देखा कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी चल रहा था तो वहां पर कांग्रेस के लीडर्स भी आए और पार्टियों के नेता भी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ऐसे में पॉलिटिक्स पूरे तरीके से हावी होती हुई नजर आती है। और जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि बबीता फोगाट बनाम साक्षी मलिक दिखता है, विनेश फोगाट बनाम योगेश्वर दत्त दिखता है, तो ये जो आपसी खींचतान है ये किस तरीके से डेवलप हुई, या फिर ये पहले से आपसी खींचतान खिलाड़ियों में इस तरीके से रहती है खेल के दौरान और वो अब निकलकर सामने आ रही है? क्या ये स्थिति रहती है? देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई गेम की राइवलरी है, क्योंकि बबीता और जो साक्षी मलिक है उनका कोई वेट कैटेगरी कोई सेम नहीं रहा कि उन्होंने आपस में कंटेस्ट करते रहे और वहाँ की कोई राइवलरी जो है वो अब आगे आई है। या योगेश्वर दत्त और बजरंग पूनिया तो जो है वो चाहे सेम कैटेगरी में रहे, बट पहले उनका एक जूनियर और सीनियर वाला रिश्ता रहा है। लेकिन जब ये अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज की पार्टिसिपेशन करें, क्योंकि ये जो इशू है ये एक रेसलिंग तक जो है सीमित नहीं रहा जी, ये इशू जो गया कि किस तरह से स्पोर्ट्स फेडरेशंस जो हैं उनका क्या रोल रहता है, कहाँ पे वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या कहाँ पे वो डोमिनेट कर सकते हैं खिलाड़ी को, तो वो इशू था। और उसके बाद फिर जब इसमें एक सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन की बात आ गई, गुड गवर्नेंस की बात आ गई, स्पोर्ट्स रिफॉर्म्स की बात होगी, तो ये एक नेशनल इशू बना। क्योंकि जो ये खिलाड़ी हैं ये कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के खिलाड़ी नहीं है या नेशनल लेवल के खिलाड़ी नहीं है, ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। आज हमारे देश में गिने चुने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। और अगर रेसलिंग में हम बात करें कि केडी जादव जी 1952, उसके बाद सुशील कुमार के 2 मेडल और योगेश्वर दत्त का 1 मेडल, उसके बाद बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, तो ये इस टाइम हमारे पास जो है 4 ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। अगर उसमें से 2 जो हैं आपके प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं तो कितनी एक बड़ी बात है। तो एक आम आदमी के भी सेंटीमेंट्स जुड़ते हैं, क्योंकि जब एक खिलाड़ी मेडल जीतता है और ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में मेडल जीतता है तो एक आम आदमी को बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि ये मेडल शायद हमने जीता है जी। क्योंकि अगर आप 1984 में इंडिया का 1980 में ओलंपिक मेडल था, उसके बाद 84 से लेके 92 तक हमारा ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं रहा। तो जब वहां पे मेडल टैली में 0-0 लिखा जाता था तो एक आम आदमी को ये लगता था कि शायद अभी हम ही 0 हैं, भाई एक देश हार रहा है, हम हार रहे हैं। तो इनकी जीत जो है वो देश के साथ जुड़ती है, एक आम आदमी के साथ जुड़ती है, तो उसी तरह से सेंटीमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो जब इतने बड़े लेवल पे कोई चीज चली जाती है, एक नेशनल मूवमेंट की बात चली जाती है, तो उसमें आम आदमी की भी एंट्रेंस होगी और पॉलिटिकल पार्टी की भी की एंट्री होगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने आम लोगों का ही मुद्दा उठाना है। बिल्कुल। और जहां पे एस्टैब्लिशमेंट की बात करें और एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, क्योंकि अगर ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन वो ही मुद्दे उठाएगी जिसमें वो गवर्नमेंट को घेर सके, उस पर प्रेशर क्रिएट कर सके। तो ये बहुत एक नॉर्मल बात है। तो अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टी जुड़ रही है, तो जब ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, ये रेसलिंग से बाहर चीज चली गई, तो उसमें कोई
वो संभव ही था और वो जुड़ना ही था। ठीक है, मैं 3 पॉइंट्स यहां पर लाना चाहता हूं जो दर्शक नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि महावीर फोगाट के जीवन पर जो किताब है वो सौरभ दुग्गल जी की तरफ से लिखी गई है। तो मैं इसलिए ये पॉइंट यहां पर ला रहा हूं कि मैं जानना चाह रहा हूं कि जो उनका स्ट्रगल था या जो उनकी तमाम चीजें थी, अब उनके बच्चे भी आगे रेसलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? दूसरा पॉइंट कि जब सुशील कुमार ने मेडल जीता था तो शायद आप वहीं पर थे जब उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, आप वो ओलंपिक्स को कवर कर रहे थे, अगर मैं राइट हूं सौरभ जी। और तीसरा और अहम मुद्दा ये कि जब ये पूरा विवाद चला तो एक बात ये कही गई कि जो हरियाणा के पहलवान है उन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि वो बिना ट्रायल के आगे चले जाना चाहते हैं और ये फेडरेशन नहीं होने दे रही। क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? ये 3 चीजें एक एक करके आप मैं पहले तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अगर हरियाणा के रेसलर्स को की तकलीफ की बात कर रही है, अगर इंडिया के पिछले 10-12 साल की रेसलिंग की बात करी जाए और इससे पहले भी, तो रेसलिंग जो है हरियाणा का कंट्रीब्यूशन जो है 70% से लेके 90% तक रहता है। ठीक बात कि किसी चैंपियनशिप में 70 है, किसी में 80 है, किसी में 90 और कई चैंपियनशिप में तो पूरी की पूरी टीम जो है वो हरियाणा से रहती है। और अगर दिल्ली का देखें और यूपी की और हरियाणा की जो एग्रेरियन बेल्ट की हम बात करें तो उससे सबसे ज्यादा जो है रेसलर्स आ रहे हैं। और इंडिया में अगर आप नेशनल के अगर आप मेडलिस्ट देखें तो उसमें लगभग 80 to 90% जो मेडलिस्ट हैं वो हरियाणा के या हरियाणा से जुड़े हुए दिल्ली का इलाका या जुड़ा हुआ यूपी के इलाके से ही वो खिलाड़ी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जहां से ज्यादा खिलाड़ी हैं तो वहां पे तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि शायद यहाँ पे ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन बात यहाँ हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली की नहीं, यहाँ बात एक सिस्टम की है कि सिस्टम में अगर गलत हो रहा है तो गलत चीज गलती है। और उसके बाद सुशील को कि जब लंदन में सिल्वर मेडल आया तो मैं वहां पे था और उसी टाइम योगेश्वर दत्त का भी मेडल आया। क्योंकि आज अगर प्लेयर्स अगर योगेश्वर दत्त और बजरंग की आपस में एक टिफ नजर आ रही है सोशल मीडिया में, साक्षी और बबीता की नजर आ रही है, तो जो लड़ाई घर की होनी चाहिए थी या अगर आपस के मन मुटाव हैं, कोई डिफरेंसेस हैं, तो जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ जाती है, चाहे उसमें कोई भी सही हो, चाहे उसमें बजरंग का पॉइंट ऑफ व्यू सही हो और चाहे उसमें योगेश्वर दत्त का पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, लेकिन इससे जो गेम की बदनामी होती है, क्योंकि एक गेम पे बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि रेसलिंग एक अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देखें, जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो उसमें पहले ही रेसलिंग को कोई बहुत बड़ी जगह नहीं मिलती है। अगर आज जगह मिल रही है तो वो प्रोटेस्ट की वजह से जगह मिल रही है। ठीक है, ठीक है। विनोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तो हमने खेल और खेल की पेचीदगियों को समझा, अब जरा कानून और कानून की पेचीदगियों को समझाएं कि चार्जशीट जो है उसमें जो धाराएं हैं, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, अब ये मामला कहां पर खड़ा है, इसके बाद जो धाराएं हैं उसके तहत जब केस आगे बढ़ेगा, चलेगा, तो कितना प्रावधान सजा का रह सकता है? और आपको लग रहा है कि जो खिलाड़ी यहां पर चाह रहे हैं उनकी वो चाहत किसी भी तरीके से कानूनी स्वरूप में होती हुई आगे बढ़ेगी? ब्रिजभूषण सलाखों के पीछे जा सकते हैं, कानून क्या कहता है? देखो ऐसा है, जब से पोक्सो हटा है, अब 354, 354A, 354B, ये 354 की बात करते हैं तो उसमें 5 साल तक की सजा है और वो बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है। ओके। और 354A की बात करते हैं तो वो 3 साल तक है और वो बेलेबल है। और 354B की बात करते हैं हम तो फर्स्ट टाइम पे अगर आप करोगे तो 3 साल तक है और दोबारा से आप स्टोकिंग करोगे तो 5 साल तक, और वो भी बेलेबल नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मतलब चार्जशीट हुई है, जिस हिसाब से फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से जो सोच के कि भाई हाँ हम ब्रिजभूषण को इस्लाकों के पीछे भेजेंगे या फिर मतलब उस तरह से कानून की लड़ाई लड़ेंगे और उस तरह से हम न्याय मिलेगा हमें, तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है कि पहलवानों को कोर्ट की मतलब कोर्ट का सहारा लेके भी कोई न्याय मिलेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाके दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन हो या इन्वेस्टिगेशन के जो सारे के सारे फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे जाएं, हाँ तब कुछ हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें फिर साफ साफ हो जाएंगी। क्योंकि जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, नो डाउट दिल्ली पुलिस ने प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने नहीं रखे हैं, तो इसलिए फिर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इनको उस तरह से न्याय मिल पाएगा।
मुश्किल लग रहा है आपको हाँ। यहाँ से आगे जो खिलाड़ियों का सफर है, क्योंकि खिलाड़ी विनोद जी यहाँ पर कह चुके हैं कि धरना प्रदर्शन उन्होंने करके देख लिया, उनका खेल इससे प्रभावित हुआ, वापस वो अपनी ड्यूटीज पर चले गए। सोशल मीडिया का वॉर चल रहा था, उस सोशल मीडिया से भी उन्होंने कहा कि अब हम कुछ दिनों के लिए इससे दूरी बना लेंगे, लाजमी है, तैयारी भी उन्हें करनी है। तो फिर वो कह ये रहे हैं कि हम लीगल बैटल ही यहाँ से आगे करेंगे। जब मेडल जीत के आए और पीएम साहब ने, अपने मोदी जी ने अपने घर पे बुलाया, और उनको जब विनेश फोगाट ने बोला कि मैंने मोदी जी को बताया था कि ऐसे ऐसे हमारा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और ऐसे ऐसे सारी बातें हो रही है, उसके बावजूद भी, उससे बड़ी तो कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर जब ये धरने पे बैठे, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एफआईआर लॉन्च हुई, उसके बावजूद चार्जशीट में सारा पोक्सो हट गया, सारी चीजें मतलब इन्होंने मैनेज कर ली। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा। लेकिन विनोद जी, आप तो कानून मुझसे ज्यादा समझते हैं और जितने भी पैनल में लोग हैं उन सबसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन कोर्ट एविडेंस पर ही चलता है और वो कागज का टुकड़ा बहुत अहम हो जाता है लोगों की फीलिंग और इमोशन से ज्यादा। तो वो कागज का टुकड़ा जो है वो तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो जितने बड़े बड़े आरोप लगे, संगीन आरोप लगा दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन तमाम चीजों को हम कहें कि रेफरेंस पॉइंट कहीं से तो उठाकर वो एविडेंस कोर्ट में लाना होगा। तो कहीं लग रहा है आपको कि कहीं जो पहलवान है वो मिस्टेक कर गए, प्लानिंग में थोड़ी सी दिक्कत रह गई, या फिर इस केस में अभी भी कुछ ऐसी धाराएं हैं जो जुड़ सकती है अगर और कुछ ऐसे तथ्य फैक्ट्स निकलकर सामने आ जाए? हाँ। क्या है कि इन्वेस्टिगेशन तो है, इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है, तो उसने कोर्ट के सामने क्या रखना है, उसको क्या ठीक लगता है, उसको क्या गलत लगता है, वो इसकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। तो उसको कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती कि भाई हम पार्टिकुलर फैक्ट्स हमारे सामने रखो, पार्टिकुलर फैक्ट्स हमारे सामने ना रखो। तो इन्वेस्टिगेशन में जो बहुत सारी चीजें आई हैं, तो कोर्ट को नहीं पता है कि क्या क्या चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकली है। कोर्ट तो उसी बात पे जाएगा कि जो कोर्ट के सामने फैक्ट्स, जो कोर्ट के सामने चार्जशीट, जो कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेटिंग फैक्ट्स है वो सामने रखे जाएंगे। तो हाँ, बेसिकली जब आप इन्वेस्टिगेशन के सारे फैक्ट्स रखोगे तो कोर्ट आराम से न्याय देगा और जस्टिस होएगा भी और जस्टिस होता दिखेगा भी। लेकिन कोर्ट एक अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकती। कोर्ट के सामने जो कागज पे लिखा है, कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स आए उनसे बाहर कोर्ट कैसे जाएगी? फैक्ट्स लेके आना किसका काम है? वो पुलिस का काम है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सारी बातें आई है, क्योंकि जिस हिसाब से ये इन्होंने इतने सारे लोगों को एग्जामिन किया है, कोचेज को एग्जामिन किया है, कोचेज बाहर आके बोल रहे हैं कि हाँ हमने ये भी बोला था, हमने ये भी बोला था, हमें पता था ऐसा हो रहा है। लड़कियां सारी इकट्ठी मैस में जाती थी, एक एक करके तो मैस में भी नहीं जाती थी ताकि भाई वहाँ पे उनको खतरा था, मतलब वो सिक्योर फील नहीं कर रही थी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सस्पिशियस है और सारी चीजें मतलब जब इस हिसाब से तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था और वो कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। ठीक है। हाँ। आर्य वीरेंद्र दलाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, क्योंकि आप तो बहुत क्लोजली इन प्लेयर्स के साथ रहते हैं, आप बहुत से टूर्स में इनके साथ हिस्सा बने होंगे, जिन जगहों की बात हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है दोनों तरफ से अगर हम देखते हैं? और जानना मैं ये चाह रहा हूं कि एक लेमैन कैसे इसे समझे। जब आपके स्तर का एक कोच ये बताएगा तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या जो बातें प्लेयर्स की तरफ से की जा रही है वो वाकई में धरातल पर भी स्थिति इतनी ही खराब है जितना उनकी तरफ से बताया जा रहा है, या फिर आवेश में आकर या भाव में बहकर, इमोशंस में बहकर बहुत सी बातें एक्स्ट्रा भी कर दी गई है? वो स्थिति जरूर आप समझा दीजिए। देखो जी, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो वाक्य में ग्रास रूट पे मेहनत करते हैं कोच, उन कोचों का कभी उनको अवसर ही नहीं मिलता। अब भाई ये इन बातों को, क्योंकि असली दर्द तो उसी कोच को होता है जो तैयार करता है बच्चे को और उसके साथ रहता है, उनको तो बिल्कुल दूर कर दिया जाता है और ऐसे कोच को लगा दिया जाता है जिसका उसकी ट्रेनिंग से कोई संबंध नहीं होता है। तो उसको वो फीलिंग थोड़ी होती है, जो फीलिंग जो कोच बिल्कुल हमेशा बचपन से उसको तैयार किया है, उसके साथ कितनी फीलिंग जुड़ी है, उसका कितना प्राउड महसूस होया होगा। और जिसका बच्चा जिसने ट्रेंड कराया है, उसने ओलंपिक में मेडल जीता है, उस कोच की कितनी फीलिंग होगी। लेकिन आज के टाइम पे भी आप हिंदुस्तान का रिकॉर्ड काट के देख लो, और जिन कोचों ने ग्रास रूट पर बच्चों को तैयार कराया, वे कोच कितने बाहर जाते हैं और उनको कितना मौका दिया जाता है उनको। ये देश की कुश्ती के लिए बड़ा नुकसानदायक भी है, क्योंकि उसको पता चल जाता है वहां जाने के बाद भाई एडवांस टेक्निक ट्रेनिंग किस तरह से होती है। लेकिन हिंदुस्तान की कुश्ती को बढ़ाने का कैसे, ये कहते हैं भाई ब्रजभूषण ने ये कर दिया वो कर दिया। हम ये तो समझो, जब ग्रास रूट पे कोई काम करे, जो जिसका कोच है उसको बोलने भी नहीं दिया जाता। कोचों से अपने खर्चे से भी गए हैं कोच टीम के साथ, जिन खिलाड़ियों को तैयार किया है। कोच अजय है,
डांडा मिर्जपुर से, वो साथ गया, उसको बोलने भी नहीं दिया गया, भाई मेरे को बोलने दो, नहीं भाई ऊपर से फोन आ गया, ऐसे आपने नहीं बोलना है। तो आप ये देखो, अब कहाँ जिसके साथ जुड़ा हुआ है उस कोच को तो कभी मौका ही नहीं दिया जाता। ये कुश्ती की तो बढ़ोतरी जब हो, जब नीचे ग्रास रूट पर तैयार करता है, उसको बाहर भी जाने का मौका मिला, उसकी सेंटीमेंट, उसकी हर एक्शन को वो समझता है, आगे इसको बच्चे को किस टाइम पर कैसे ट्रीट करना है, कैसे बताना है, टेक्निक को किस तरह से चलता है इसका शरीर। मैं तो आवाज आ बिल्कुल रही थी? अपने जी 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 सुन पा रहे, पूरा करें हम। हाँ जी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, ग्रास कोचिंग को अब तो इनको मानसिक रूप से पूरे देश नहीं, इनको मोटिवेट करना चाहिए और इनको अपने काम पे और कोर्ट पे ध्यान देना चाहिए, जिन बातों पे जो जरूरी है। और इन्होंने तो पूरे देशवासी भी अगर ये कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। आर्य जी, बबीता फोगाट ने क्या कुछ कहा है, आज उनकी एक प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं। बबीता फोगाट क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ फेसबुक पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट आए और अपनी बात रखी, दूसरी तरफ योगेश्वर भी लगातार सामने आ रहे थे। अब बबीता फोगाट ने भी कुछ कहा है, वो क्या उन्होंने कहा सुने जरा। मैंने अपना बयान दे दिया था कि वो आरोप जो थे वो बेबुनियाद आरोप थे, और आपने देखा भी होगा कि कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति के कोई भी प्रमाण नहीं है। तो ऐसे झूठे बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए। 2 दिन पहले ट्वीट किया था और ट्वीट के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली थी कि खिलाड़ियों ने बोल दिया है कि अब जो हमारी लड़ाई जो है वो कोर्ट के अंदर, बिल्कुल कोर्ट के अंदर उनको न्याय मिलेगा, और न्यायपालिका अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है। तो जो भी न्याय के साथ जो भी उचित होगा सबके समक्ष होगा और पूरी जनता उसको देखेगी और सबके समक्ष जो है रिजल्ट आएगा। तो ये आपने बबीता फोगाट को सुना, जो सीधे तौर पर कह रही हैं कि मैंने कहीं पर भी कोई साइन नहीं किए थे, क्योंकि एक कमेटी बनी उसका हिस्सा ये थी और इसे लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर बबीता फोगाट की तरफ से कहा गया था कि बहुत सी चीजें इस दौरान होती हुई नजर आई और बात यहां तक पहुंची कि खिलाड़ी आमने सामने होते हुए नजर आए। आखिरी कुछ मिनट हमारे पास बचे हैं। सौरभ जी, मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं आपसे, और मैं जानना चाह रहा हूं कि हम जब पहले पहलवानों के लिए सर्च करते थे गूगल पर, तो हम देखते थे कि साक्षी मलिक के कोच उन्हें कंधे पर उठाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। विनेश फोगाट के लिए भी वैसा ही कुछ दिखता था कि वो मैट पर अपने हाथ उठाए हुए जीत का परचम लहरा रही है। सब खिलाड़ियों के लिए इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये पूरे तरीके से बदल चुका है और अब ये धरना प्रदर्शन, इस तरीके की चीजें सामने आती है। ये सिस्टम क्या ऐसे ही चलेगा या फिर वाकई में ये जो एक प्रदर्शन था ये मील का पत्थर साबित हो सकता है? क्योंकि बहुत वक्त से जो चीजें हैं वो ऐसी ही चल रही है और हम देख रहे हैं कि आर्य वीरेंद्र दलाल जी भी बता रहे हैं कि जो खिलाड़ी है वो तो सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो रहे थे, इस तरीके की स्थिति बन रही थी। राज, अगर आप जो एक प्रोटेस्ट से जो एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है कि ठीक है, अगर हम उसकी एक बात देखें कि इससे गेम को ये इम्पैक्ट हुआ है कि नए प्लेयर्स और पेरेंट्स शायद सोच के लाएं, और इसका जो सबसे ज़्यादा एक नुकसान लड़कियों में ज़रूर मैं मान सकता हूं, क्योंकि जब पेरेंट्स को एक रहता है कि, और खासकर रूरल एरिया में, क्योंकि जो रेसलिंग है वो अर्बन स्पोर्ट नहीं है, वो लार्जली एक रूरल स्पोर्ट है, तो वहाँ पे अगर ये है कि अगर लड़कियों को उनको लगता है कि सेफ नहीं है तो वहाँ पे पेरेंट्स जो है इनकरेज नहीं करेंगे, तो ये एक नुकसान है। लेकिन जब भी किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी सिस्टम में, और अगर आज ये एक रिफॉर्म्स की बात होती है, अगर स्पोर्ट्स में रिफॉर्म्स आते हैं नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मानी जाएगी इस प्रोटेस्ट की जी। क्योंकि आज अगर हम एक नेशनल फेडरेशन की बात करें, क्योंकि नेशनल फेडरेशन का जो चयन है वो स्टेट यूनिट में, जो अगर हर स्टेट यूनिट की 2 वोट्स हैं, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की, तो अगर इनकी 30 यूनिट्स हैं इंडिया में, तो 60 लोगों ने ही चुनना है जी। अब वो 60 लोग कैसे हैं, उनमें से ही लोग चुने जाएंगे। अगर वो 60 में अगर वो खुद ही जो स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो, क्योंकि स्टेट में अभी जो है नेशनल स्पोर्ट्स कोड नहीं लगता है, ठीक है, तो स्टेट लेवल पे रिफॉर्म्स नहीं है, तो जब स्टेट से अगर खराब आदमी आ रहे हैं तो फिर वो खराब ही आगे बढ़े चुने जाएंगे, अच्छे आ रहे हैं तो अच्छे चुने जाएंगे।
तो अब जो रिफॉर्म्स की बात है, अगर नेशनल लेवल पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स कोड आ रही है, तो वो स्टेट पे भी आनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इंटरवीन करती है इस चीज में, तो अगर रिफॉर्म्स आते हैं और वो ग्रास रूट लेवल तक आते हैं, तो ये प्रोटेस्ट जो है एक उसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। और अभी जो है सितंबर अक्टूबर में एशियन गेम्स हैं जी, तो एशियन गेम्स में रेसलिंग की जो परफॉर्मेंस है वो भी इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि जो ये प्लेयर जो ट्रायल्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट में हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। और जो दूसरे प्लेयर्स कैंप में हैं, क्योंकि कैंप तो अभी लग ही नहीं रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको भी साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं प्रेशर है, क्योंकि उनको नहीं पता लग रहा कि रेसलिंग किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, मानसिक दबाव लाजमी तौर पर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कंक्लूजन में सौरभ जी ने कही कि जो लड़कियां आगे आने वाली थी, शायद उनकी तादाद कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा दायरा इस बयान का है जो सौरभ जी की तरफ से सामने आया है कि आने वाले खिलाड़ी हतोत्साहित हो जाएंगे और इस स्पोर्ट को ऑप्ट नहीं करेंगे, जो किसी भी लिहाज से पहलवानी के लिए, रेसलिंग के लिए अच्छा तो नहीं। आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने। लगातार ऐसे मसलों को सूर्या समाचार उठाता रहता है और सूर्या विशेष में डिबेट करता है जिन मसलों से किसी भी तरीके से समाज जुड़ा है। और कोशिश हमारी ये कि आने वाले वक्त में वक्त बदल जाए पहलवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और खिलाड़ियों के साथ ही खेल ना हो जाए। अभी के लिए इजाजत दें। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।